आए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्राइमरी हीमोस्टैसिस। देखिए ये सबसे हाई यील्ड टॉपिक है हमारे एग्जाम का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अपन इसमें पता है कैसे चलेंगे, पहले अपन थोड़ी फिजियो डिस्कस करेंगे, देन अपन थोड़ी पैथो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें और फार्मा भी डिस्कस हो जाएगी बहुत सारी, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिले हुए मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा सवाल इस टॉपिक से आते हैं, इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो चला जाए पहला सवाल। देखिए साहब, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं कि जब भी क्या होता है, जब भी हमारी कोई ब्लड वेसल के अंदर क्या होती है, इंजुरी होती है, तो वहां पर है ना एक प्लाक बन जाता है। इसी को अपन कहते हैं क्या, हीमोस्टैसिस। क्या बन जाता है, एक प्लाक। और भाई साहब इस प्लाक को अपन क्या कहते हैं, हीमोस्टैसिस, ठीक है। अब ये प्लाक कैसे बनता है, इसकी पूरी रामायण कथा आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेटेट का जो प्लाक होता है ना, दो प्रकार, प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। बेटा प्राइमरी के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्लेटलेट चिपकती है, लेकिन सेकेंडरी प्लाक के अंदर क्या होता है कि है ना, प्लेटलेट के चारों एक फिब्रिन का जाल बन जाता है। कहना क्या चाहते हो, तो देखिए इसी पिक्चर को देखेंगे। यहां पर अगर मैं ये फिब्रिन का क्या बना दूं, एक जाल बना दूं, फिब्रिन का क्या बना दूं, एक जाल बना दूं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लाक। अभी अपन डिस्कस करेंगे, आ जाए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी प्लेटेड प्लाक कैसे होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो स्टेप होती है ना, वो होती है इंजुरी। यानी कि जब भी क्या होगी, ब्लड वेसल की क्या होगी, इंजुरी। तो बताएं एंडोथेलियल सेल डैमेज होगी नहीं होगी, होगी। सर अपन ये ब्लड वेसल देख पा रहे हैं, हाँ सर देख पा रहे हैं। और इसके अंदर ये एंडोथेलियल सेल्स दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। तो सर ये देखो, ये अपनी डैमेज एंडोथेलियल सेल है, ठीक है। तो सर आपने कहा कि जब भी ब्लड वेसल की इंजुरी होती है, तो जो एंडोथेलियल सेल है वो डैमेज हो जाती है, वो टूट जाती है। और जैसे एंडोथेलियल सेल टूटती है तो पता है क्या होता है, वो एक कंपाउंड, एक चीज रिलीज करती है जिसका नाम होता है बेटा एंडोथिलिन। अच्छा सर, अच्छा। और ये एंडोथिलिन क्या कराता है बच्चों, ये एंडोथिलिन कराता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। अच्छा, यानी कि जब जब इंजुरी होती है ना, तो वहां वाली ब्लड वेसल क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट करती है। क्यों, क्योंकि डैमेज एंडोथेलियल सेल क्या निकालती है, एंडोथिलिन निकालती है, ठीक है। और सर साथ ही साथ पता है एक रिफ्लेक्स और होता है, न्यूरल स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स। अच्छा 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 सर, आप ये कह रहे हो कि न्यूरल स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स की वजह से भी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करती है इंजुरी वाली साइड पर, ठीक है। सर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी, अब होगा बेटा सेकंड स्टेप होती है यहाँ पर प्राइमरी प्लेटेड प्लाक फॉर्मेशन के अंदर एक्सपोजर। सर ये एक्सपोजर क्या होता है उसको समझते हैं, समझना जानते हैं। होगा क्या, अब बताओ, अगर बताओ एंडोथेलियल सेल बर्बाद, एंडोथेलियल सेल अगर डैमेज होगी, तो एंडोथेलियल सेल के नीचे जो कोलेगन होता है, तो बताओ सब एंडोथेलियल कोलेगन एक्सपोज हो गया नहीं हो गया, हो गया सर। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोजर बोलते हैं। कहना क्या चाह रहे हो सर, ये अपनी एंडोथेलियल सेल है, ठीक है सर। और एंडोथेलियल सेल के नीचे कोलेगन है, कोलेगन है सर। और क्योंकि एंडोथेलियल सेल तो डैमेज हो गई, तो बताए सब एंडोथेलियल कोलेगन एक्सपोज हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो ऐसे लाइन पढ़ते हैं। ये लाइन क्या कह रही है कि वॉन विलिन फैक्टर बाइंड टू दी एक्सपोज कोलेगन। अब क्या होता है बच्चों, ये जो एक्सपोज कोलेगन है ना, इससे पता है कौन आकर बाइंड होता है, ये कौन है सर, ये वॉन विलब्रिंड फैक्टर। अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हो कि सब एंडोथेलियल कोलेगन से वॉन विलब्रिंड फैक्टर आकर क्या हो जाएगा, है ना, बाइंड हो जाएगा। सर ठीक है। सर एक बात बताओ, ये वॉन विलब्रिंड फैक्टर आता कहां से है भैया, ये आता है हमारी डैमेज एंडोथेलियल सेल। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो डैमेज एंडोथेलियल सेल्स होती है, यही क्या निकालती है, वॉन विलब्रिंड फैक्टर निकालती है। अच्छा सर, एंडोथेलियल सेल में ऐसा क्या होता है जिसके अंदर ये वॉन विलन फैक्टर प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूपी बॉडी। ये कौन सी बॉडी होती है, नाम सुनेंगे, वीबल पैलेट बॉडी। और ये भी हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है कि वॉन विलन फैक्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एंडोथेलियल सेल की वीबल पैलेट बॉडी के अंदर। और ये प्लेटलेट के अल्फा ग्रैन्यूल्स में भी देखने को मिलता है। तो आ जाए, तो हमने क्या सीखा कि वॉन विलन फैक्टर ना दो जगह से रिलीज हो सकता है, एक तो एंडोथेलियल सेल की वीबल पैलेट बॉडी से, और एक प्लेटलेट के अल्फा ग्रैन्यूल से, ठीक है सर। तो अपन ने सेकंड स्टेप अभी तक बढ़िया तैयार करी एक्सपोजर वाली। अब आए, अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, एडिशन। सर ये एडिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन का मतलब होता है प्लेटलेट का चिपकना। प्लेटलेट का चिपकना किससे, ब्लड वेसल की दीवार से, यानी कि ब्लड वेसल की वॉल से प्लेटलेट का चिपकना प्लेटेड एडिशन कहलाता है, ठीक है। अब सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ध्यान सुनेंगे। एक्चुअली है ना, देखो जो प्लेटलेट है ना, वो किससे बाइंड होती है, प्लेटलेट के पास एक रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। अच्छा सर, और वो ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर किससे जुड़ता है, वॉन विलन फैक्टर से जुड़ता है, ओके। तो सर एक बार अपन देखते हैं, तो ये वाली पिक्चर देखेंगे। अच्छा बताओ, ये अपन को वॉल्यूम फैक्टर दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर। और सर ये प्लेटेट है या नहीं है, और सर आपको पता है प्लेटेट पे रिसेप्टर है ग्लाइकोप्रोटीन 1b, हाँ। और आपको पता है इस ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर से जो हमारी प्लेटलेट है वो किससे चिपक गई, वॉन विलविन फैक्टर से चिपक गई। प्लेटलेट का ब्लड वेसल एंडोथेलियल सेल और या फिर ब्लड वेसल की वॉल से चिपकना प्लेटलेट एडिशन कहलाता है, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, जब ये प्लेटेट इससे चिपकती है, जब प्लेटेट वॉन विलविन फैक्टर से चिपकती है, तो ये क्या निकालती है, ये निकालती है कैल्शियम एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2। अभी इनके सबके काम सीखेंगे, आराम से आ जाए।
अब देखें, अब तो अपन ने क्या सीखा कि प्लेटलेट ने जैसे प्लेटलेट चिपकी तो उसने क्या रिलीज करा, ये लीजिए प्लेटलेट रिलीज दी एडीपी, कैल्शियम एंड दी थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, चलो साहब अब हम बात करते हैं। सर पहले तो ये बताओ, अब ये एडिशन हो गया, अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन। अब क्या होगा, जो प्लेटलेट वॉल विनियर फैक्टर से चिपकी है ना, ये क्या करेगी, दूसरी प्लेटलेट को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। इसको बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेशन। आओ कैसे करती है समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये प्लेटलेट क्या करती है, इस प्लेटलेट के ऊपर ना एक रिसेप्टर होता है P2Y12। हाँ सर होता है। अब जैसे ही एडीपी का मॉलिक्यूल प्लेटलेट के P2Y12 रिसेप्टर से चिपकता है यानी कि जुड़ता है, तो पता है प्लेटलेट पे किसका एक्सप्रेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर का। अच्छा सर, यानी कि आप ये जो रिसेप्टर बता रहे हो ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, तो अब तक अपन ने ये सीखा, जैसे प्लेटलेट के P2Y12 रिसेप्टर पर एडीपी चिपकेगा तो प्लेटलेट के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A के रिसेप्टर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलो साहब, इतनी बातें अपन को क्लियर होती है। तो अपन एक बार लाइन पढ़ते हैं, एडीपी बाइंडिंग टू दी P2Y12 रिसेप्टर। हाँ, यानी कि एडीपी का मॉलिक्यूल जैसे P2Y12 रिसेप्टर से चिपकता है तो उससे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अब क्या होगा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A मॉलिक्यूल होता है ना, ये क्या करता है, दूसरी प्लेटलेट को एक्टिवेट करने का काम करेगा। कैसे करता है आई बताऊंगा, ठीक है। अब सुनेंगे, अब सुने, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप होती है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो गया, होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब होता है प्लेटलेट का प्लेटलेट से ही चिपकना। प्लेटलेट का प्लेटलेट से ही चिपकना क्या कहलाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कहलाता है। देखो प्लेटलेट एडिशन मतलब प्लेटलेट का एंडोथेलियल सेल से चिपकना, और प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट का प्लेटलेट से ही चिपकना। अब समझते कैसे होगा ये काम। अब देखो, अब क्या होता है, ये हमारी वही प्लेटलेट है, ये हमारी वही प्लेटलेट्स है, ठीक है, ओके सर, और एक ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर, ठीक है। अब क्या होता है, फिब्रिनोजन का मॉलिक्यूल है ना, एक प्लेटलेट को दूसरी प्लेटलेट से चिपकाने का काम करता है। दोनों ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, ये एक प्लेटलेट है, ये दूसरी प्लेटलेट है, ये दोनों के ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A वाले रिसेप्टर हो गए, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन से मॉलिक्यूल का होता है, फिब्रिनोजन का होता है, ठीक है साहब। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन की बातें भी हो गई, ठीक है। अब आए, इसमें एक और लाइन दे रखी है, याद रखें इस किताब की एक एक लाइन एग्जाम का क्वेश्चन बन सकती है, मेरी वादा है आपसे, ठीक है। अब सुने, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ना हमारे खून के अंदर, हमारी ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, बैलेंस चलता है किस किस के बीच में, प्रो एग्रीगेटिंग फैक्टर और एंटी एग्रीगेटिंग, मतलब है ना वो फैक्टर जो प्लेटलेट को चिपकाने का काम करते हैं और वो फैक्टर जो प्लेटलेट को चिपकने से रोकने का काम करते हैं। इन दोनों के बीच में हमारे खून में बैलेंस चलता है। आए पहले उन फैक्टर के पास चलते हैं जो कि प्लेटलेट को चिपकाने का काम करते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन A2, इसके नाम में छुपा होता है A2, यानी कि क्या कराने का काम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, डिक्रीज ब्लड फ्लो। अब आप दिमाग लगाएं, अगर कहीं पर खून धीमे धीमे बहेगा तो बताएं वहां प्लेटलेट के चिपकने की संभावना ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। तो ये लीजिए तीसरा, इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये तो हमें पता ही है। अब बात करते हैं एंटी एग्रीगेटिंग फैक्टर, जैसे कि ना PGI2, इसको प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। और जो ये प्रोस्टासाइक्लिन और एनो यानी निट्रिक ऑक्साइड, अब भाई साहब ये रिलीज होते हैं कहां से, एंडोथेलियल सेल से। जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स होती है हमारे खून के अंदर, वो PGI2 और एनो रिलीज करती है। और PGI2 और एनो का काम होता है भाई साहब, पहला काम तो वेजोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल को डायलेट करके रखती है, और दूसरा ये प्लेटलेट को चिपकने से रोकती है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, अब बताएं अगर किसी जगह पर खून तेजी से बहेगा तो बताएं क्या प्लेटलेट आपस में चिपक पाएगी, क्या नहीं चिपक पाएगी। और डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है साहब। अब देखिए जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लाग बनता है ना, वो एक प्रकार का टेम्पररी प्लाग है, मतलब परमानेंट नहीं है, एक टेम्पररी प्लाग है। इससे थोड़ी देर के लिए ब्लीडिंग रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ, टेम्पररी शब्द काम में ले रहा हूँ। ये स्टेबल प्लाग नहीं होता, ये तो अनस्टेबल प्लाग होता है। और पता है इसकी इच्छा होगी ना तो ये आसानी से हट भी सकता है, यानी कि इजीली डिसलॉज्ड, ये आसानी से क्या भी हो जाएगा, हट भी सकता है, ठीक है सर। तो सर इसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इसको मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर एक जाल बिछाया जाता है फिब्रिन का, और उस जाल के ना, उस जाल के बनने के प्रोसेस को अपन कोएगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोएगुलेशन कहते हैं। और जब ये फिब्रिन वाला जाल वाला जो प्लाग बन जाता है, इसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में से प्लेटलेट प्लाग होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर एक फिब्रिन का जाल बन गया तो उसको अपन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है साहब। इतनी बातें आपको मैंने क्या कर दी, क्लियर कर दी, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अब हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रोम्बोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा
समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको आगे चीजें और आसानी से समझाते चलूंगा, ठीक है। तो आइए पहले इस डायग्राम को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो यार सर, आपको ना सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये एंडोथेलियल सेल दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है। तो सर अपन इसको लिख लो ताकि आपको भी क्लियर है। ये लीजिए बेटा, ये एंडोथेलियल सेल है, ठीक है सर। अब सर ये देखो यहाँ पर आपको ना ये दिख रहा होगा, ये कौन है सर? ये सब एंडोथेलियल कोलेगन है। हाँ सर आपको पता है एंडोथेलियल सेल के नीचे कौन होते हैं, है ना? कोलेगन है। तो ये सब एंडोथेलियल कोलेगन है, ठीक है। ये अपन को क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं अब क्या हुआ। तो सर आपने कहा कि जैसे एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है तो बताएं एंडोथेलियल सेल के नीचे जो कोलेगन होगा ये एक्सपोज हो गया नहीं हो गया? सर हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा? अब बेटा इस सब एंडोथेलियल कोलेगन से कौन आकर चिपकता है? वॉन विल्ब्रेन फैक्टर। मैंने आपको सिखाया था कौन चिपकता है? वॉन विल्ब्रेन फैक्टर, ठीक है। अब सर आपने ये भी बताया था कि वॉन विल्ब्रेन फैक्टर को कौन बनाता है? आपने बताया था कि जो एंडोथेलियल सेल की एक बॉडी होती है डब्ल्यूपी बॉडी, वीबल पैलेट बॉडी, वहां से क्या बनता है? ये वॉन विल्ब्रेन फैक्टर बनता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये हमने क्लियर हो गया। उसके बाद आपने कहा था कि जैसे वॉन विल्ब्रेन फैक्टर कोलेगन से, ये अपना कोलेगन है, इससे आके चिपक गया तो अब क्या होगा? ये वॉन विल्ब्रेन फैक्टर, अब प्लेटलेट, ये हमारी कौन है? प्लेटलेट है, ठीक है सर, प्लेटलेट है। और सर प्लेटलेट के पास एक रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। हाँ सर, और इस ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर के थ्रू ये प्लेटलेट किससे चिपकती है? वॉन विल्ब्रेन फैक्टर से चिपकती है। और प्लेटलेट का एंडोथेलियल सेल से या फिर ब्लड वेसल की दीवार से चिपकना प्लेटेड एडिशन कहलाता है, ठीक है सर। ये क्लियर हो गया। अब सर फिर आपने बताया था कि जैसे ये प्लेटेड इससे चिपकती है ना तो क्या होगा? अब ये रिलीज करेगी एडीपी। तो देखिए बेटा इसने क्या रिलीज करा? एडीपी। और सर आपने सिखाया था जो एडीपी होता है वो कौन से रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है? P2Y12। और ये P2Y12 रिसेप्टर किस पर होता है? प्लेटलेट पर ही होता है। यानी कि सर प्लेटलेट ने एडीपी रिलीज करा और सर ये जो एडीपी का मॉलिक्यूल है ना ये किससे जाकर बाइंड हो गया? P2Y12 रिसेप्टर से, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए क्या कि जैसे एडीपी का रिसेप्टर P2Y12 से बाइंड होता है ना बच्चों, तो पता है क्या होता है? तो जो प्लेटलेट होती है उसके ऊपर ना ग्लाइकोप्रोटीन 2b और 3a का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जैसे ही एडीपी P2Y12 से बाइंड होगा तो ये देखें यहां पर क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a कॉम्प्लेक्स बन गया। ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। चलो इतनी बातें सर आपने बताई थी। अब क्या होता है देखें, अब ये एक ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, ये दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन 2b3 है, ये बेटा फिब्रिनोजन की सहायता से अब क्या करेगा? अब एक प्लेटेड दूसरी प्लेटेड के से चिपकेगी, मतलब प्लेटेड एग्रीगेशन और एक्टिवेशन होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए कुछ बातें और समझते हैं, वो क्या है? अब आते हैं जैसे एक प्लेटेड दूसरी प्लेटेड से चिपकती ना तो आपको ये इसने बता रखा है कि प्लेटेड के अंदर क्या क्या होता है। तो सुने देखो जैसे प्लेटेड एक्टिवेशन होता है ना तो प्लेटेड के अंदर एक एंजाइम होता है कॉक्स, हाँ सर होता है। तो वो एक्टिवेट हो गया, तो एरेकिनोइड एसिड से क्या बन जाएगा? थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 का काम क्या होता है? प्लेटेड एग्रीगेशन कराना। मैं यहीं पर आपको एक बात बता देता हूँ, एक दवाई होती है जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जिसका नाम होता है एस्पिरिन। वो इस कॉक्स को इनिबिट करती है और वो थ्रोम्बोक्सिन A2 के बनने को रोकती है प्लेटलेट के अंदर, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक प्लेटलेट के अंदर पता है वॉन विल्ब्रेन फैक्टर होता है नहीं होता? ये भी होता है प्लेटलेट के अंदर वॉन विल्ब्रेन फैक्टर। मैंने बताया था कि प्लेटलेट के जो अल्फा ग्रेनुल होते हैं ना, जो प्लेटलेट के अल्फा ग्रेनुल्स होते हैं उनमें वॉन विल्ब्रेन फैक्टर होता है, ठीक है। प्लेटलेट में फिब्रिनोजन होता है नहीं होता? सर होता है। तो अपन ने ये भी सीख लिया कि प्लेटलेट में क्या क्या होता है, बनता कैसे है, ठीक है। अपन कुछ एक डिजीज की बात करेंगे और थोड़ी सी ड्रग्स की भी बात करते चलेंगे, ठीक है। आए सबसे पहली डिजीज मैं आपको यहीं पर ही समझाने की कोशिश करूंगा, वो देखो यहाँ पर लिखी हुई है, एक मिनट, ठीक है। देखो सबसे पहली डिजीज, अगर मानो किसी इंसान में वॉन विल्ब्रेन फैक्टर की कमी हो गई तो इस बीमारी का नाम होता है वॉन विल्ब्रेन डिजीज। पहली बीमारी, ठीक है, जिसमें क्या होता है वॉन विल्ब्रेन फैक्टर की क्या हो गई? कमी हो गई, इसको क्या बोलते हैं? वॉन विल्ब्रेन डिजीज, ठीक है। अब दूसरी बीमारी हम यहाँ पढ़ेंगे जो मैंने आपको कहा था ना कि जो प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b, जिस रिसेप्टर के थ्रू वॉन विल्ब्रेन फैक्टर से जुड़ती है। अगर मानो इसकी कमी हो गई, ठीक है, तो अगर इस ग्लाइकोप्रोटीन 1b की कमी हो गई तो इस बीमारी का नाम होता है बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम। बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर कर दी मैंने। अब आए मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश करता हूं। अब अपन यहाँ देखने जा रहे हैं क्या कि वो कौन सी दवाइयां होती है ना जो कि है ना एडीपी के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यानी कि P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अगर आपने P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया सर तो बताओ क्या ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a का एक्सप्रेशन हो पाएगा क्या? नहीं। आपने सिखाया ना जब एडीपी P2Y12 से जुड़ती है तभी तो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a का एक्सप्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आओ सर वो कौन सी दवाइयां होती है जो P2Y12 के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है? तो आए अपन देखते हैं। तो देखो क्लोपिडोग्रल, प्रासुग्रल, टीकाग्रेलोर,
टिक्लोपिडिन, ये सारी दवाइयां आप अच्छी तरह से जानते हैं फार्मा के अंदर, क्लोपिडोग्रल, प्रासुग्रल, टिक्राग्लेरोल और टिक्लोपिडिन, ये सब क्या करती है, P2Y12 रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक करती है। ठीक है, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा फिर अब सर, अच्छा ठीक है, अब सर क्या, अब ये देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A बन गया सर, ऐसी कोई दवाइयां हैं क्या जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के 3B को रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें? हाँ है बेटा, एपिक्सीमैब, एप्टीफिबेटाइड, टाइरोफिबान, अपिक्सीमैब, एप्टीफिबेटाइड, टाइरोफिबान, ये तीनों ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो बताएं क्या एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट से चिपक पाएगी, यानी कि एग्रीगेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, आए मैं आपको एक बीमारी और बताने जा रहा हूं जिसके अंदर इस ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A की कमी होती है, जिसके अंदर इस ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A की कमी होती है, और इस बीमारी का नाम होता है ग्लैंजमैन थ्रोम्बोस्थीनिया। क्या नाम होता है? ग्लैंजमैन थ्रोम्बोस्थीनिया। सर अब तक अपने 3 बीमारी पढ़ी, एक बार रिवाइज करते हैं। सर वॉन विल्सन फैक्टर की कमी, वॉन विल्सन डिजीज, सर ग्लाइकोप्रोटीन 1B की कमी, बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम, सर ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A की कमी, ग्लैंजमैन थ्रोम्बोस्थीनिया। ठीक है, अपने सर ड्रग्स कौन कौन सी देखी? सर पहली ड्रग अपन ने देखी थी एस्पिरिन। कैसे कहा सर? आपने कहा था कि कॉक्स को इनहिबिट कर देगी तो थ्रोम्बोक्सिन A2 के बनने को रोकती है। पहली ड्रग अपन ने कौन सी देखी थी सर? एस्पिरिन। ठीक है, फिर दूसरी ड्रग अपन ने देखी थी जो P2Y12 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, यानी कि सर है ना ADP के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, क्लोपिडोग्रल, प्रासुग्रल, टिकाग्रेलोर और टिक्लोपिडिन। ठीक है, और फिर थर्ड दवाई अपन ने वो देखी थी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इसके अंदर आती है क्या? एपिक्सीमैब, एप्टीफिबेटाइड और बेटा टाइरोफिबान। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आए कुछ बातें मैं और समझाने की कोशिश करता हूं, सुने ध्यान से। देखिए यहाँ पर एक बात बोलना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक अगर थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, क्या कह रहा हूं बेटा, थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो वो क्या करता है? प्रोटीन सी को एक्टिवेट करने का काम करता है। सर पहले तो ये बताओ ये है क्या? ये बेटा एंडोथेलियल सेल है। ठीक है, ये हमारी कौन है? नॉर्मल एंडोथेलियल सेल है सर। ठीक है, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल है। अब सर नॉर्मल एंडोथेलियल सेल पर ना यहाँ पर एक थ्रोम्बोड्यूलिन होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोड्यूलिन। ठीक है, और जैसे इस थ्रोम्बोड्यूलिन से कौन बाइंड होता है सर? थ्रोम्बिन बाइंड होता है ना, तो क्या करता है? प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट कर देता है? प्रोटीन सी को एक्टिवेट कर देता है। और जैसे प्रोटीन सी, याद रखिए बच्चों, प्रोटीन सी क्या करता है? ये एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि कोएगुलेशन को रोकने का काम करता है। मैं आपको बताऊंगा ये फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 को इनहिबिट करने का काम करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, ओके साहब, इतनी बातें सर क्लियर होती है। अच्छा ठीक है, ये क्या समझा रहा है बच्चों? ये समझा रहा है एक बॉडी है जिसका नाम होता है वीबल पैलेट बॉडी। मैंने आपको कहा था एक बॉडी होती है, इसका नाम क्या होता है? वीबल पैलेट बॉडी। और बच्चों वीबल पैलेट बॉडी में 2 चीज होती है, एक होता है वॉन विल्सन फैक्टर। मैंने कहा था कि वॉन विल्सन फैक्टर कहां प्रेजेंट होता है? वीबल पैलेट बॉडी में। और एक होता है पी सेलेक्टिन। ठीक है, ये आपको याद रहे जरूर नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वॉन विल्सन फैक्टर वीबल पैलेट बॉडी में होता है। ठीक है, और ये तो वही है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन, जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल होती है वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज करती है। ये ऐसा क्यों रिलीज करती है? ताकि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया जा सके। और प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेंगे, प्लाज्मिन क्या करता है? फिब्रिन को काटता है, फिब्रिन को काटता है। तो प्लाज्मिन का काम होता है फिब्रिन को काटना। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होगा वो क्या करेगा? ये क्लॉट, ये जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है, इसको क्या करेगा का मतलब इसको डिस्लॉज, मतलब इस थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को पिघलाने का काम करेगा। ठीक है, और नॉर्मल एंडोथेलियल सेल क्या रिलीज करती है? PGI2। मैंने आपको बताया था ये एंटी एग्रीगेटिव फैक्टर होता है। और एक चीज और रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, किसको लेकर? इस डायग्राम को लेकर। ठीक है, आए अपन इसकी कुछ एक लाइनें पढ़ने जा रहे हैं जो कि किस बुक के अंदर दे रखी है। तो देखो सबसे पहली लाइन क्या दे रखी है कि आए मैं 1 मिनट इसको रफ कर देता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए पहली लाइन क्या दे रहा है कि एस्पिरिन जो होती है, हाँ हमने पढ़ी एस्पिरिन, ये क्या इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है? हाँ करती है। किसको? कॉक्स को। हाँ, यानी कि कॉक्स एंजाइम को पूरी तरीके से इनहिबिट कर देगी, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 के बनने को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। फिर यहाँ पर एक लाइन और लिखी हुई है क्या कि जो क्लोपिडोग्रल हमने पढ़ी थी, प्रासुग्रल, टिकाग्रेल और टिक्लोपिडिन, ये सारी दवाइयां किसको ब्लॉक करती है? ये ADP इंड्यूस ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A बाय ब्लॉकिंग P2Y12, यानी कि ये दवाइयां ADP के रिसेप्टर P2Y12 को ब्लॉक कर ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के एक्सप्रेशन को क्या कर देती है? कम कर देती है। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरी लाइन क्या कहता है कि अपिक्सीमैब, एप्टीफिबेटाइड, टाइरोफिबान, ये सब क्या करती है? ये इनहिबिट करती है ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A को डायरेक्टली इनहिबिट करती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है रिस्टोसिटिन को लेकर। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि
हमारे आगे काम आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो जो रिस्टोसिटीन होता है ना, वो दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। एक का नाम होता है वॉन विल्सन फैक्टर और एक का नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। यानी कि सर आप अगर इस डायग्राम से समझाओ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वॉन विल्सन फैक्टर को ग्लाइकोप्रोटीन 1b से जोड़ने में सहायता करता है कौन? रिस्टोसिटीन। कौन बेटा? रिस्टोसिटीन, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अगर सर अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि जो वॉन विल्ब्रिन डिजीज होती है या फिर मैं बात करूं बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम में, है ना, रिस्टोसिटीन डालने से ना प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर तो कमी है ना। किसकी कमी है? वॉन विल्सन फैक्टर में तो वॉन विल्ब्रिन डिजीज में तो वॉन विल्सन फैक्टर की कमी है और बर्नार्ड सूलियर में ग्लाइकोप्रोटीन 1b की कमी है। जब एक आदमी की कमी होगी तो क्या रिस्टोसिन उन्हें जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए वॉन विल्ब्रिन डिजीज और बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम में रिस्टोसिन डालने से भी प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता, ठीक है। चलो अब एक लाइन और बहुत शानदार लाइन है यहाँ पर कि एक दवाई होती है डेस्मोप्रेसिन। सर ये डेस्मोप्रेसिन कैसी ड्रग है? बेटा ये एडीएच का एनालॉग होता है। वैसोप्रेसिन नाम सुना होगा आपने, उसका ही भाई बंधु होता है कौन? डेस्मोप्रेसिन। ये क्या करता है सर? आओ, तो ये क्या करता है? ये रिलीज कराता है। किसको रिलीज कराता है? वॉन विल्सन फैक्टर को। कहां से? एंडोथेलियल सेल से। सर हाँ, ये तो हमें पता है ना कि वॉन विल्सन फैक्टर किस में होता है? एंडोथेलियल सेल में होता है। तो पता है डेस्मोप्रेसिन वॉन विल्सन फैक्टर को किससे रिलीज करवाता है? एंडोथेलियल सेल से। और फैक्टर 8 को भी रिलीज करवाता है ये किससे? एंडोथेलियल सेल से, ठीक है। चलो एक बात आपको याद रखनी है कि जो वॉन विल्सन फैक्टर होता है ना, वो प्रोटेक्ट करता है, वो रक्षा करता है किसकी? फैक्टर 8 की। जीवन भर ये बात याद रखना। इसके लिए यहाँ पर एक निमोनिक दे रखा है कि वॉक्सवैगन की जो फैक्ट्रीज है ना, वो ग्रेट कार बनाती है, ग्रेट GR8। यानी कि जो वॉन विल्सन फैक्टर होता है वो फैक्टर 8 को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमने इतना सा सीखा कि जो डेस्मोप्रेसिन होता है वो क्या करता है? दो लोगों को निकलवाता है, एक तो फैक्टर 8 को और एक वॉन विल्सन फैक्टर को। फिर हमने ये सीखा कि जो वॉन विल्सन फैक्टर होता है वो प्रोटेक्ट करता है फैक्टर 8 को। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्या होता है? खत्म होता है। इस तरीके से हमें सारी बातें क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। चलें।